After we have seen this ground to ground projectile, हम लोग अभी देखने वाले हैं द सेकेंड पार्ट केस 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है, ऐसा है केस 2, a particle projected horizontally with a speed u naught from a height h। बहुत बढ़िया। अभी हमारे पास किसी एक हाइट से किसी पार्टिकल को फेंकने की नौबत आ गया है। हम लोग उसको ऐसे फेंकेंगे। ये जो पार्टिकल है इसका हाइट कितना है? हाइट ऑफ द रूफ इज कमिंग आउट टू बी गिवन टू बी h। यहाँ से कोई चीज को हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे u0 वेलोसिटी में। ऑब्वियस है कि जमीन पे तो गिरेगा। कैसे गिरेगा? इट विल बी फॉलोइंग ए पाथ लाइक दिस एंड फॉलोइंग लाइक दिस। ये हो गया हमारा मोशन जिसको हम एनालिसिस करना चाहते हैं, जिसमें पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली एंड यू पीपल आर स्मार्ट एनफ, वी हैव अंडरस्टूड द फंडामेंटल्स ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। ऑल्सो वी हैव सीन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। चलिए आप लोग मेरा मदद करिए। पॉइंट नंबर 1 में क्या आप मुझे ux, uy, ax, ay बता सकते हो? assuming this to be x axis, this to be y axis। ux कितना? ux होगा u0, क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u0 है। इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट y डायरेक्शन में कितना है? 0 है। ax जब वो फ्लाई करके जा रहा था रास्ते में, the acceleration was because of the weight and it was equal to g। तो ax क्या कहोगे? The horizontal component of acceleration, that is 0। ay नीचे की तरफ है, yes नीचे की तरफ है तो -g। पहले भी हम देख चुके हैं कितना समय लगेगा इसको यहाँ से यहाँ पर गिरने के लिए। पॉइंट नंबर 2 में टाइम ऑफ मोशन। बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस टाइम ऑफ मोशन, मैं बताना चाहूंगा हो क्या रहा है। कोई चीज को आप एज हाइट से गिरा दिए, अब वो गिर रहा था, सडनली क्या हुआ? हवा चलने लगा। तो अब ये चीज जो है ऐसे सीधे गिरने की जगह ऐसे गिरने लगेगा। बट बाय ब्लो ऑफ विंड द हॉरिजॉन्टल मोशन पैरामीटर्स आर अफेक्टेड, वर्टिकल मोशन पैरामीटर्स आर नॉट अफेक्टेड, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डिपेंड्स अपॉन द वर्टिकल मोशन पैरामीटर्स। क्यों? क्योंकि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या निकालना है? ये कब ऊपर से नीचे आएगा। ये ऊपर नीचे मोशन तो वाई डायरेक्शनल पैरामीटर्स करते हैं। तो कितना समय लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, वो डिपेंड करता है वाई डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर के ऊपर। और ऐसा हवा चलने से वाई डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर्स आर नॉट अफेक्टेड, दे फॉर्म टू इंडिपेंडेंट सेट ऑफ मोशन इक्वेशंस। कीपिंग दैट इन माइंड, अगर कोई चीज को हम एज हाइट से गिरा देते हैं तो उसको गिरने के लिए कितना समय लगता है? यू नो द टाइम इज √2h/g। अब हवा चला तो यहाँ पे गिरेगा, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट वो तो सेम रहेगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल मोशन पैरामीटर्स, है ना। तो अब सीधे सीधे लिखेंगे यहाँ पे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ मोशन मतलब ए से बी तक का मोशन, ए से बी तक का मोशन की बात करें तो TAB इज कमिंग आउट टू बी √2h/g। साथ साथ ढेर सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। कितने स्पीड में फेंके उससे कोई मतलब है नहीं। 10 मीटर पर सेकंड में फेंको या 20 मीटर पर सेकंड में फेंको या ड्रॉप कर दो, if you are throwing horizontally, time of flight will be same. Remember, the particle is thrown horizontally. नहीं तो फिर इसका y कंपोनेंट भी आ जाएगा वेलोसिटी का। अगर ये हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, कितने भी जोर से फेंको, इट विल टेक सेम टाइम टू रीच ग्राउंड। कोई बुलेट को ड्रॉप कर दिया गया, कोई बुलेट को फायर कर दिया गया, कौन जल्दी गिरेगा? दोनों एक साथ गिरेंगे। एक दूर पे गिरेगा, एक पास में गिरेगा, सीधे गिर जाएगा नीचे, बट टाइम ऑफ मोशन विल बी सेम। क्या बातें समझ में आ रहा है?
ये क्वेश्चन आ चुका है, बुलेट वाज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट एंड अनदर बुलेट वाज ड्रॉप्ड, व्हिच वन विल रीच ग्राउंड अर्लीएस्ट नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। तो आप कहोगे दोनों बराबर समय में पहुंचेंगे। बढ़िया, टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया। अब हम बात कर रहे हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी। तो अब बात कर लेते हैं अबाउट पॉइंट नंबर 3। वेलोसिटी। अब देखो, हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, इट इज vx_i प्लस vy_j, और हमें ये भी मालूम है कि vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, बट हमारा केस में तो ax 0 है। तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx इज ऑलवेज इक्वल टू ux, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। मतलब जब वो यहाँ पर था वेलोसिटी u0 था, जब यहाँ पर था कुछ ऐसे जा रहा था, ये वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट वही u0 ही रहेगा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट u0 ही रहेगा। समझ में आया? अच्छा, फिर पता करते हैं व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। ये इसको हम कहेंगे रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। आर, ये क्या होगा? आर क्या है? इट इज, यहां से हम फेंके कोई चीज को और उसका डिस्प्लेसमेंट बेसिकली कुछ ऐसे हुआ है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट पता करना है, दैट इज आर। इस डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट पता करना है। मैं आर को थोड़ा इधर ले आया हूं, थोड़ा इसको इधर ले लो, यहां तक, हाँ इसकी सीधे एस एक्स इज इक्वल टू आर। समझ में? तो आर क्या है? एस एक्स है। कैसे निकलता है? सिंपल है। एस एक्स निकालने का तरीका हुआ, इट इज यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो ए एक्स तो 0 है गया, और इट इज सेम एज यू एक्स इंटू टी। यू एक्स था u0, टी अभी निकाले हैं, रूट ओवर ऑफ 2h/g। तो रेंज इज कमिंग u0 रूट ओवर ऑफ 2h/g। तो चार चीज देखें, एक हुआ ux, vx, ax, sx, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ओनली। दूसरा देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इज u0 रूट ओवर 2h/g। नाउ वेलोसिटी एट ग्राउंड। अभी हमें पता ये करना है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस ग्राउंड। जब जमीन पे पहुंचेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा? मतलब यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इज एन एनर्जी इक्वेशन, है ना। ग्रेविटी में मोशन हो रहा है, ऊपर जाएगा तो v होता है u स्क्वायर माइनस 2gh, नीचे आता है तो होता है u स्क्वायर प्लस 2gh। आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह का बराबर करो, चाहो तो आप निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। ऐसे निकालोगे तो आपको भी मिलेगा वेलोसिटी एट ग्राउंड। क्या मिलेगा? ये मिलेगा u स्क्वायर प्लस 2gh का रूट ओवर। समझ में आया? जब वो जमीन पे गिर रहा होगा तब कुछ एंगल कर रहा होगा, दी एंगल थीटा मेड विथ हॉरिजॉन्टल जस्ट बिफोर फॉलिंग। जस्ट करने से पहले थीटा क्या होगा? अब थीटा क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि v का जो x कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है। कितना है? u0 है। तो आप कहोगे v cos थीटा इज इक्वल टू u0, और cos थीटा इज u0 बाय v। v क्या है? v इज u स्क्वायर u0 स्क्वायर प्लस 2gh का रूट ओवर है। यहां से हमें थीटा मिल जाएगा।
यहाँ तक की चीज़ें हमें समझ में आया, बस उतनी ही फॉर्मूले हैं इस केस में। थोड़ा एनालिसिस करते हैं जो हमें समझ में आया। पॉइंट नंबर 7, अगर किसी छत से मैं दो चीज़ों को फेंकता हूँ, एक को फेंकता हूँ कुछ वेलोसिटी u1 में और दूसरे को फेंकता हूँ विथ वेलोसिटी u2, दोनों को हॉरिजॉन्टली फेंक रहा हूँ, आई एम थ्रोइंग बोथ ऑफ देम हॉरिजॉन्टली, तो ये भी गया। मान लो कि u2 इज मोर देन u1, इन दैट केस हाउ इज गोइंग टू बी द पाथ? आप देखोगे ये ऐसा है, ऐसा है, ये वाला u1 कुछ ऐसे गिरा और ये u2 बड़ा है इसलिए थोड़ा दूर में गिरा। ऑब्वियसली दोनों अलग अलग एंगल करेंगे, दोनों का वेलोसिटी एट ग्राउंड विल बी आल्सो डिफरेंट बिकॉज u स्क्वायर प्लस 2gh था। बट वन थिंग, दोनों एक साथ जमीन पे गिरेंगे। अगर एक साथ चलना शुरू किए एक साथ जमीन पे गिरेंगे, मतलब जब a ऊपर था b भी ऊपर था, जब b नीचे पहुंचा a भी नीचे पहुंचा, मतलब दोनों एक साथ आ रहे हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब a कुछ यहाँ पे था तो b भी कुछ उतने ही हाइट में होगा। They are always at the same horizontal level. While falling, they are always at the same horizontal level. वो दोनों ऐसे आ रहे हैं, दोनों मिलके ऐसे आए, ऐसे आके गिरे। क्या बात समझ में आया? यस सर। अब थोड़ा डायग्रामेटिकली देखो तो ये दोनों कुछ ऐसे आएंगे, देखो ये दोनों कुछ ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना, ये दोनों कुछ ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आके इधर गिरे। दे आर फॉलिंग लाइक दिस, दैट मींस दे आर ऑलवेज लाइंग एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। क्यों बता रहा हूँ? कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, पूछेगा कि दोनों को फेंका गया, बताओ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। समझने वाली चीज है। हम जानते हैं कि ये यहाँ तक आने के लिए, बी यहाँ तक आने के लिए जितना समय लिया है ए भी उतना ही समय लिया है। बी कितना दूर गया होगा? बी गया होगा कुछ ये डिस्टेंस, कितना? बी का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम कितना है वो? इट इज u1 इनटू टी। अच्छा, ए यहाँ तक आने के लिए कितना समय लिया है? वही टी सेकंड, तो कितना दूर गया होगा? इट इज u2 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन तो 0 है। तो ए गया होगा u2t, बी गया होगा u1t। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा? u1t माइनस u2t माइनस u1t। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इन फिगर शोन। बाकी चीज को क्यों लिखेंगे? फिगर में तो समझ में आ रहा है, हमें नोट्स थोड़ी बनाना है। इन फिगर शोन the distance, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर थोड़ा कैमरा थोड़ा सा राइट। हाँ कर ले, कर ले, कर ले, ठीक, थोड़ा सा राइट। अब आया? नहीं आया? Is it okay now? Yes. यस। Now, in figure shown, the distance between A and B after t seconds is equal to u2 minus u1 into t। ये क्वेश्चन को बहुत मजे लेके वो बार बार पूछते हैं, ध्यान रखना। मैं अब थोड़ा सा केस बदलता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आंसर बताओगे। Point number 8. Now here is a tower. ऐसा, ऐसा। यहाँ से कोई चीज को फेंका गया है u1 स्पीड में, यहाँ से फेंका गया है u2 स्पीड में उल्टे तरफ। ऑब्वियसली ये ऐसा गिरेगा और ये कुछ ऐसा गिरेगा, क्योंकि दोनों का स्पीड अलग अलग है। उसके बावजूद हमें मालूम है कि जब ये यहाँ पे होगा दूसरा वाला कुछ यहाँ पे होगा, है कि नहीं? Are you getting it? They were thrown in opposite directions. ये A है, ये B है,
ये A यहाँ पर होगा तो B यहाँ पर होगा। तो इन फिगर shown what is the distance between them after t seconds? 1t plus 1t. Yes, very good. तो आपको समझ में आया। इन फिगर shown distance between them after t seconds. Here distance between them after t seconds is equal to क्या है? u1 plus u2 whole into t, क्योंकि ये गया होगा u2t और ये क्या होगा u1t। क्या चीजें समझ में आ रहा है? ये सब क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं। ये है जो पिलर है उसका हाइट h है। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, डिस्टेंस बिटवीन bodies when they reach ground is equal to, ये पूरा डिस्टेंस एक यहाँ पे गिरा एक यहाँ पे गिरा है, क्या हो जाएगा? u2t plus u1t। तो u2 plus u1 t कितना है गिरने का समय? रूट ओवर ऑफ 2h/g। और कह सकते हो इसका रेंज प्लस इसका रेंज। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां से कोई दो चीजों को फेंका गया है फॉर योर इंटरेस्ट। इसके ऊपर से कोई दो चीजों को हम फेंकें, यहां से फेंकें, एक को इधर फेंकें, एक को इधर फेंकें, दोनों को एक ही जगह से फेंकें, एक को u1 में फेंके, दूसरे को u2 में फेंके। अभी u1 वाला कुछ ऐसे गिरने लगा, u2 वाला कुछ ऐसे गिरने लगा। कुछ समय के बाद ये A है, ये B है, B आते ही यहाँ पर पहुंचा है और तब आपको मालूम है कि जो A है वो भी कुछ यहाँ पे ही पहुंचा होगा और B ऐसे जा रहा है। दोनों का वेलोसिटीज अलग अलग है बट टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर है एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज सेम थ्रू आउट द मोशन। SY, ये जितना SY गया है ये उतना SY गया है, दोनों का S डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, SX अलग अलग है बट SY बराबर है। तो जब वो यहाँ पे था ऐसे जा रहा था, ठीक है, और जब वो ये यहाँ पे था तो कुछ ऐसे जा रहा था, तो मैं अगर ये दोनों को एक्सटेंड करता हूँ तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये इस डायरेक्शन में जा रहा था और ये इस डायरेक्शन में जा रहा था। मान लो कि ये एंगल है 90 डिग्री पूछा जाता है, इसलिए बताया कितनी समय के बाद उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। आफ्टर व्हाट टाइम देयर वेलोसिटी विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये u2 था तो ये v2 बनेगा। आफ्टर व्हाट टाइम v2 एंड v1 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। समझ में आया? u2 minus u1 by g sin theta। देखते हैं ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। चलिए सोचते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर लेट एट t is equal to t0 their velocities are perpendicular to each other। velocities are perpendicular to each other। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो लाखों तरीके हैं निकालने का, मैं सबसे आसान तरीका जो आपको समझने में आसान होगा। we'll write the final answer but we'll derive so much here। ये वाला जो पार्टिकल था नाम था A, इनिशियल वेलोसिटी u1, t सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा? t सेकेंड के बाद वेलोसिटी ऑफ A आफ्टर t सेकेंड्स इज u A प्लस A into t। वेलोसिटी ऑफ A क्या था? वेलोसिटी ऑफ A था u0 i कैप
हाँ, तो इट इज u0 i कैप। एक्सीलरेशन क्या था? माइनस जी टी, है कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ b क्या था? इट वाज ub प्लस ab इंटू टी। डेरिवेशन नहीं लिखना है आपको, आंसर याद रखना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये बात है। तो फिर ub क्या था? अगर मैं अपना कन्वेंशनल एक्स एक्सिस ऐसा लेता हूं, ub was u2 but in opposite direction, so I'll write minus u2 i cap minus gt j cap। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट हैज टू बी 0। va is perpendicular to vb, मतलब va डॉट vb is equal to 0, मतलब डॉट प्रोडक्ट करना आता है? कृष्णा को भी आ गया होगा अभी तक। इफ a1 i cap प्लस a2 j cap डॉट b1 i cap प्लस b2 j cap डॉट प्रोडक्ट करने से होता है a1 b1 प्लस a2 b2। अब यहाँ है u0 i cap, u0 ये माइनस u2, तो हो गया माइनस, सॉरी ये u0 क्या है? ये u1 था, सॉरी मैं u0 लिख दिया, हाँ ये u1 था, तो ये हो गया माइनस u1 u2, और ये माइनस जी टी प्लस माइनस जी टी हो गया, प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। क्या बातें समझ में आया? तो यहां से हमें t का वैल्यू मिल गया, t इज कमिंग u1 u2 बाय जी स्क्वेयर का रूट ओवर। So the time after which they are mutually perpendicular is given by u1 into u2 by g square का रूट ओवर। और याद रखने के लिए शायद आसान होगा, मुझे मालूम नहीं, आपको जो पसंद है, u1 u2 by रूट ओवर ऑफ u1 u2 by g, the time after which their velocities are mutually perpendicular। तो क्या आंसर आया? रूट ओवर ऑफ u1 u2 by g। Let t equal to t0, their velocities are perpendicular to each other, then t0 is root over of u1 u2 whole divided by g। बस आपको ये याद रखना है। क्या चीजें समझ में आ रहा है? अच्छा, कितने समय के बाद दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे? नाउ नंबर 10, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। Taking starting point at as origin, और स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन ले लेंगे मतलब हम यहाँ पे मानते हैं कि इसको ओरिजिन से फेंका गया है, यहाँ से फेंका गया है। ये कौन सा पॉइंट है? u0। हमें हॉरिजॉन्टली थ्रो करना था और ऐसे गिरा, तो t सेकंड के बाद ये किसी एक पॉइंट में होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा xy। To find the equation of the trajectory, we have to find out the values of x and y and correlate them. After t seconds, x क्या है? हम इसको u0 में फेंके थे, so x is the horizontal component of displacement। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट का horizontal component। horizontal component is sx। sx is same as x। s का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा? क्योंकि ये ओरिजिन लिया गया है, ये ओरिजिन लिया गया है, तो ऑब्वियसली आपका ये जो डिस्टेंस है वो ये x है और ये y है, तो x क्या हो जाएगा? sx। sx क्या है? uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ux क्या है? ux तो u0 है, x तो 0 है, क्योंकि एक्सीलरेशन इज वर्टिकल, सो इट इज u0 into t। What is y? ये क्या है? In fact it is sy।
ये x क्या था? इट वाज sx। sy कैसे निकलता है? uyt प्लस हाफ ay टी स्क्वायर, वैल्यू डालें, uy तो 0 था, माइनस हाफ g टी स्क्वायर। सो आपको मिला x इक्वल टू u0t, y इक्वल टू माइनस हाफ g t square. By eliminating the t parameter, we establish a relation between x and y, and that is what is called the path equation or equation of the trajectory. तो t को भगाते हैं, t की जगह लिखेंगे x by u0, सो y क्या बन गया? माइनस हाफ g x स्क्वायर बाई u0। क्या बातें समझ में आया? This is the equation of the trajectory inverted parabola. So equation of trajectory क्या हो गया? हाफ g x स्क्वायर बाई u0। थोड़ा सजा के लिखे सुंदर दिखने के लिए तो हम लिख सकते हैं g x स्क्वायर बाई 2u0 विथ ए माइनस साइन, क्योंकि ये कुछ इस किस्म का पैराबोला हो रहा है, उल्टा पैराबोला हो रहा है। सीधा वाला में x स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये उल्टा है, तो ये ऐसा है। This is the equation of trajectory। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से 4 मीटर दूरी पे ये कितने हाइट में होगा? तो x की जगह 4 डालो और हाइट आपको मिल जाएगा। ये जो y मिलेगा कौन सा है? ऊपर से, ध्यान रहे, ऊपर से y मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको अगर नीचे से हाइट पूछा जाएगा तो आप कहोगे इट इज h माइनस वाई। नीचे से कितने हाइट पे होगा? तो आप कहोगे h माइनस वाई। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ध्यान रहे, इसमें y क्या है? हमारा जो पहला वाला केस था उसमें x डिस्टेंस में y क्या था? हाइट फ्रॉम ग्राउंड। बट नाउ दिस इज नॉट हाइट फ्रॉम ग्राउंड, इट इज डेप्थ फ्रॉम द टॉप, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट को ऊपर लिए। पहला वाला केस में स्टार्टिंग पॉइंट को नीचे लिए थे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में। ठीक है, थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट, यू सी, यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूले। देखो भाई, बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, अगर 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे आ गया बाई चांस में, तो जो किया उसको ही मिला, जो नहीं किया उसको नहीं मिला। 4-5 क्वेश्चन में बहुत कुछ अंतर हो जाता है। सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड, है ना? हाँ, कुछ पूछना है रोशन? तो यू नॉट स्क्वायर होगा ना? यू नॉट स्क्वायर नहीं है क्या नीचे? हाँ देखो यहाँ पर t के जगह x स्क्वायर बाई यू नॉट स्क्वायर। यस, यू आर वेरी करेक्ट। t के जगह x स्क्वायर बाई यू नॉट स्क्वायर हमें लिखना चाहिए, मैं गड़बड़ी से यू नॉट लिख गया हूँ। ये सॉरी, देखो t स्क्वायर है ना, t क्या है? x बाई यू नॉट, सो x स्क्वायर बाई यू नॉट स्क्वायर। सॉरी, सो यू गॉट इट। क्या सबको समझ में आया? यस। बढ़िया। तो ये हो गए 2 केस। तीसरा केस कौन सा है? केस 3। केस 3 में कोई चीज को किसी हाइट से तो फेंका गया है, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं फेंका गया है, कुछ एंगल में फेंक दिया गया है, थीटा एंगल। अब वो ऊपर जाएगा और गिरेगा, ऐसे गिर भी गया। देखो ये जो प्रोजेक्टाइल है इसके बारे में थोड़ा देखना है, फंडामेंटल है। हमें इसमें सिर्फ आपका रेंज निकालना है। रेंज निकालने का तरीका क्या हो गया, ये रेंज पता करना है। और आपको मालूम है कि रेंज इज नथिंग बट sx, पूरा डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट, वो हमें मिल जाएगा अगर हम शुरू से ही शुरू करते हैं ये कह के कि ux क्या है, uy क्या है, ax क्या है, ay क्या है। Assuming this is conventional x and y axis, क्या आप मुझे ux बता सकते हो? u naught cos theta, very good. uy, u naught sin theta, x x is 0, ay माइनस। थ्रू आउट द मोशन ये ऐसे आ रहा है कि? अच्छा, गॉट इट। अभी अगर कोई मुझे रेंज पूछेगा तो
रेंज पूछेगा तो हम कहेंगे ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ पर गिरेगा। रेंज इज नथिंग बट Sx और Sx इज नथिंग बट Ux इंटू टी। वाई? बिकॉज Ax इज 0। टी तो नहीं मालूम है, पहले टी निकालना पड़ेगा, फिर रेंज निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर है कितना, कि कितना समय लगा नीचे आने के लिए, यहाँ से नीचे आने के लिए ऊपर नीचे कराने वाली मोशन तो वाई डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर है। तो हम कहेंगे इट इज, हम कहेंगे कि यहाँ पर ui मालूम है, ay मालूम है, sy भी तो मालूम है, ये हाइट h दिया हुआ है, ये हाइट h दिया हुआ है। तो यहाँ पर ui है u0 sin थीटा, ay है माइनस, sy है h माइनस h, क्योंकि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा हुआ। sy क्या है? sy इज समथिंग लाइक दिस, ये हो गया sy, s का y कंपोनेंट नीचे की तरफ है तो माइनस h। यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा t क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर करके t निकाल देंगे। निकालना मुश्किल होगा अनलेस अनटिल स्पेसिफिक डाटा आर गिवन। सिंप्लीफाइड डाटा दिए रहेंगे तो निकाल देंगे, नहीं तो अदरवाइज इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत बड़ा सा भुटका सा आंसर आएगा। अच्छा t हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब अगर हमें पूछा गया रेंज तो आप कहोगे कि वो Sx होता है, कैसे निकालेंगे? Ux इंटू टी। Ux क्या है? u0 cos थीटा, सो इट इज u0 cos थीटा इंटू टी। टी जो हम यहाँ से निकाल चुके हैं, ऐसे करके हम रेंज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आया? तो हमें ये सारे केसेस समझ में आए। बस लास्ट एक केस बताना चाहता हूँ, केस 4। सपोज किसी एक छत से कोई चीज को u स्पीड में नीचे की तरफ थीटा एंगल में फेंका गया और वो आया ऐसे गिरा। सेम छत से सेम चीज को अब हम फिर से फेंकने वाले हैं, बट विथ स्पीड u, बट एंगल थीटा एबोव द हॉरिजॉन्टल। हो गया कुछ ऐसे आया। तीसरे केस में I मूव और ड्रॉप द पार्टिकल फ्रॉम हियर, यहां से मैं ड्रॉप करता हूं। पार्टिकल को रेस्ट से गिरा दिया, तो सीधा गिरा नीचे और गिरा ऐसे। So these are the 3 cases जिसके ऊपर क्वेश्चंस कभी कभार आ सकते हैं, बट आई हैव सीन क्वेश्चंस। ठीक है, अभी चलिए मानते हैं कि इसको नीचे गिरने के लिए टाइम लगा t1, इसको लगा t2 और इसको लगा t0। आप जानते हो कि जो वर्टिकल मोशन पैरामीटर्स हैं दे आर डिसाइडिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन का कोई करतूत नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर ये वर्टिकल मोशन होता तो शायद आपको याद होगा कि कोई चीज को यहाँ से u0 में फेंकेंगे, ऊपर जाके गिरने के लिए टाइम t1 लगेगा, यहाँ से u0 में फेंकेंगे नीचे तो टाइम लगेगा t2, और गिरा देंगे तो कितना टाइम लगेगा? रूट ओवर ऑफ t1 t2 बताए थे। तो एग्जैक्टली सेम हियर आल्सो यू हैव टू रिमेंबर। तो आपको याद रखना ये है कि आपका जो टाइम t0 है वो क्या है? रूट ओवर ऑफ t1 t2। ये वर्टिकल मोशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसकी बलबूते पर चीजों को मैं तय कर दिया। क्या सारी चीजें समझ में आ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कितना समझदार बन गए हो अब पता चलेगा थ्रू दी टेस्ट क्वेश्चंस। मैं आपको क्वेश्चन दिया था,
The equation of a trajectory of a ground to ground projectile is y is equal to root 3x minus x square by 20. What is horizontal range? Ground to ground projectile, आप जानते हो the equation of the path is y is equal to x tan theta whole into 1 minus x by r. कंपेयर करो, जो हमारा y दिया गया है उसको भी अगर हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से जबरदस्ती रूट 3x बाहर ले लो, रूट 3x बाहर गया और अंदर क्या रह गया, रूट 3x निकल गया तो यहाँ रह गया 1 माइनस x निकल गया है, रूट 3 भी निकल गया है तो ये हो जाएगा x बाय 20 रूट 3. क्लियरली पता चल रहा है कि tan थीटा इज रूट 3 कंपेयरिंग एंड रेंज इज 20 रूट 3 मीटर्स. क्या बातें समझ में आया? Yes sir. Yes sir. तो from the path equation itself you can directly find out what is the range and what is the angle of projection. और चाहे तो बाकी चीजें भी इसमें निकल जाता है. थीटा मालूम है, रेंज मालूम है, और भी कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन नहीं पूछेंगे, 1 मिनट में करना होता है. और ये 1 मिनट में टेस्ट दे दे के डॉक्टर का इतना बुरी आदत हो जाता है, पेशेंट को देखते हैं 1 मिनट में डिसीजन ले लेते हैं. अरे यार, तब डिसीजन लेते वक्त थोड़ा समय लेना, सोचना. बड़ा से पेशेंट को देखा, लिख दिया मेडिसिन, बेचारा पेशेंट भी बर्बाद हो गया, है ना. तो हर चीज में हड़बड़ी नहीं करना है. नेक्स्ट, इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा टू हॉरिजॉन्टल विद ए स्पीड u, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकेंड. सेकेंड लिखा हूं, आप कह सकते हो कि ये 1 सेकेंड है. लास्ट 1 सेकेंड ऑफ मोशन, ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकेंड ऑफ मोशन उसका चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा. कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल थीटा, अरे वेलोसिटी भी तो नहीं दिया, कितने वेलोसिटी में, मान लो कि u0 में फेंके, ऐसा गया ऐसा गया, लास्ट 1 सेकेंड में यहां से यहां पर आया, कितना टाइम लिया आने के लिए, 1 सेकेंड. पूछा है व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी. यू नो it's a uniform acceleration motion. The acceleration throughout the motion is minus g. I write minus g because it is downwards. तो आप कहोगे change in velocity, sorry, change in velocity or rate of change in velocity is equal to acceleration. तो change in velocity is acceleration into time. टाइम दिया है 1 सेकेंड का, acceleration minus g था into 1, so it is minus 10 meter per second. माइनस साइन मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स. चेंजिंग वेलोसिटी वेक्टर है, क्या डायरेक्शन होगा, 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स. चेंजिंग वेलोसिटी एक्सीलरेशन ड्यू टाइम. हमें वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है. क्या अध्यासा को समझ में आया? Yes sir. सोमनाथ बताओ, u0 में फेंकने से चेंज इन वेलोसिटी इन द लास्ट 1 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स. सोमनाथ बताए, अगर 2u0 में फेंके होते तो लास्ट 1 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी कितना होता, सेम होता. अच्छा पीयूष बताओ, लास्ट 2 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, -20 मीटर पर सेकंड. -20 मीटर पर सेकंड. 2 सेकंड में डेल्टा टी हो जाएगा 2. समझ में आ रहा है? बढ़िया. आगे क्वेश्चन नंबर 3. 2 particles were fired with speeds 20 meter per second and 30 meter per second horizontally from the top of a tower. What is the distance between them after 5 seconds? और लिखा नहीं है सेम डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन में, लिखा तो नहीं. क्वेश्चन में गड़बड़ है. गिवन they are thrown in same direction. Yes, आपको मालूम है. तो दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी u1 और u2 माइनस u1 इनटू टाइम. एक है 30, एक है 20, दूसरा है 5 सेकेंड्स का, सो 50 मीटर. ऑपोजिट डायरेक्शन होता तो क्या हो जाता, 250 मीटर्स. 30 प्लस 20 हो जाता, है ना. सिंपल है. Next, a particle is projected at an angle theta to vertical with speed u. What is the?
After what time its velocity becomes perpendicular to u? U By by tan theta. ma नहीं नहीं नहीं, देखो ये particle is projected at an angle theta to vertical with speed u. After what time? टाइम पूछा है। कोई पार्टिकल को यहाँ से फेंका गया। प्यारे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, एंगल टू वर्टिकल, मतलब ये एंगल थीटा है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे। जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा किसको, u को, तब कितना टाइम हुआ होगा, ऐसे पूछा है। अगर ये एंगल थीटा दिया होता तो ये आंसर क्या होता टाइम का, u बाय जी साइन थीटा, होता कि नहीं होता। अब ये एंगल थीटा नहीं दिया है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया, सॉरी इट इज 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा की जगह लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो इट कम्स आउट टू बी u बाय जी कॉस थीटा। क्या बात समझ में आया। टाइम आफ्टर व्हिच इट इज परपेंडिकुलर टू, हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं, ठीक है ना। टाइम आफ्टर व्हिच इट इज परपेंडिकुलर टू दिस इज गिवन बाय दिस। नेक्स्ट, a gun can be fired from ground at an angle 10 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, in which case its average velocity is maximum। कौन सा केस में एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होगा, सोचे तो। यहाँ से कोई गन को जब हम फेंकते हैं, कोई बुलेट को फायर करते हैं किसी भी एंगल थीटा में, तो वो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। तो गन का जो पोजीशन रखा गया है वो 10 में कर सकता है, 30 में, 45 में, 60 में, ये सब एंगल में वो फायर कर सकता है। गन ये सब एंगल में फायर कर सकता है, ऐसे दिया गया। पूछा है बताओ कि कौन सा एंगल में फायर करने से उसका एवरेज वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। पहले हम याद तो किए होंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या फॉर्मूला था, रेंज बाय टाइम, नहीं, रेंज बाय टाइम। और रेंज क्या था, 2ux ui बाई जी बाई टाइम। टाइम क्या था, और रेंज का दूसरा फॉर्मूला भी था। रेंज का क्या फॉर्मूला था हमारा, ux इंटू टी बाई टाइम, इट इज सेम एज ux, दैट इज u cos थीटा। तो द एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ r, टोटल टाइम लगा t, है ना, टोटल टाइम लगा t। तो इससे मिला ये u cos थीटा, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब देखो कौन से केस में एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होगा। u तो सेम है, गन फायर कर रहा है, किधर भी फायर करो उसका स्पीड तो बराबर ही रहेगा, मजल स्पीड u ही रहेगा। अब थीटा cos थीटा मैक्सिमम होने के लिए थीटा मस्ट बी मिनिमम, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। तो कौन सा एंगल में फायर करने से एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, ऑब्वियसली 10 डिग्री। तो हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 10 डिग्री। क्या बातें समझ में आ रहा है। Yes sir. Yes. A ball was projected from top of a tower of height 20 meter with speed 15 meter per second at an angle 37 degree to horizontal. With what speed it will strike ground? कोई टावर के ऊपर से किसी बॉल को फेंका गया 37 डिग्री एबोव द हॉरिजॉन्टल और u0 वेलोसिटी में फेंका गया, नीचे पहुंचेगा, क्या होगा वेलोसिटी। क्या इसके लिए ये एंगल चाहिए, नहीं चाहिए। आप जानते हो कि v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh का रूट ओवर u दिया है 15 का स्क्वायर, 2gh दिया है हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर्स, so it is coming out to be 225 plus 400 whole over is 25 meter per second। क्या बातें समझ में आ रहा है। Yes sir. आगे, two projectiles fired simultaneously from ground with different speeds and directions strike to each other in air. If projected one after another, they must have लिख दिया है, sorry, they must have same horizontal range, same time of flight, same velocity at highest point, none।
कोई एक फील्ड में हम लोग ऐसे किए हैं, सेम हॉरिजॉन्टल रे, देखते हैं दो पार्टिकल को फेंका गया साइमल्टेनियसली विथ डिफरेंट स्पीड्स एंड डायरेक्शंस, मतलब वेलोसिटीज अलग अलग है। एक को कुछ ऐसा फेंक दिए, दूसरे को कुछ ऐसा फेंक दिए, अलग अलग वेलोसिटी में फेंक दिए, दोनों का स्पीड अलग है, थीटा अलग है, सब कुछ अलग अलग है। ये ए और बी दिया है कि दोनों को जब एक साथ फेंकते हैं वो हवा में टकराते हैं। हवा में टकराते हैं मतलब क्यों टकराते हैं? क्योंकि ये कुछ ऐसे जा रहा होगा और ये कुछ ऐसे जा रहा होगा और दोनों यहाँ पे एक दूसरे को मिल रहे होंगे, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब जब मिले, मान लो t0 सेकेंड के बाद मिले, तब तक a जितना ऊपर गया था b उतना ही ऊपर गया था, दोनों का sy बराबर है। t सेकेंड के बाद दोनों का sy बराबर है। sy of a is equal to sy of b are at t equal to t0। t0 क्या है? टाइम ऑफ मीटिंग। जब दोनों मिले तो हम कहेंगे sy दोनों का बराबर है। लेकिन sy क्या होता है भाई? sy होता है uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। ये सबको मालूम है। दोनों का ay तो बराबर है, जी है, sy भी बराबर है सेम टाइम t पे, मतलब दोनों का uy बराबर है। क्या बातें समझ में आया? मतलब हुआ ये कि ui ऑफ a इज इक्वल टू ui ऑफ b, दोनों का ui बराबर होगा तभी जाके हवा में मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। क्या बात पकड़ में आया? दोनों सेम टाइम पे सेम हाइट पे हैं, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट बराबर है। y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। ये t इतना गंदा क्यों दिख रहा है? इसको बढ़िया से बनाते t स्क्वायर। तो दोनों का सेम टाइम पे मतलब t बराबर है, ay तो ऐसे ही बराबर है, g है, तो मतलब दोनों का uy बराबर है। और दोनों का uy बराबर है तो सोचो एक साथ फेंके तो टकरा गए, अलग अलग फेंकते तो फिर क्या uy बराबर है तो क्या बराबर होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2uy बाई g, दोनों का uy बराबर है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होगा। क्या समझ में आया? For a ground to ground projectile thrown for maximum horizontal range, कोई ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब 45 डिग्री में, और ये गया ऐसे यहां पर आके गिरा। पूछा है बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? और ये सिंपल है, आपको मालूम है ये x होता है जो कि 0 है, बाकी तो डाटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पूछा होता तो बोलते g, रेट ऑफ चेंज इन वर्टिकल वेलोसिटी पूछा होता तो तब भी बोलते g, लेकिन रेट ऑफ चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन जो कि 0 है। नेक्स्ट, assume x-axis to be along horizontal, y-axis to be along vertical. A particle was projected from ground with a velocity aik plus bjk. मतलब आप assume करो कि ये y-axis है और vertical वाला y-axis है, horizontal वाला x-axis है, और यहाँ से कोई एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है कुछ वेलोसिटी में, u क्या है? aik प्लस bjk। बहुत बार आया है ये एग्जाम में। तो यहां पर ux क्या हो गया? a, ui b, तो रेंज का क्या फॉर्मूला है? दिस 2ux ui by g इज 2ab by g। क्या आप लोग ये सारा क्वेश्चन ट्राई करके आए थे कि ऐसे ही आगे घूमने? ट्राई करके आए थे? खुशी? यस सर। कितने लोग क्वेश्चन कर लिए थे? पूरा नहीं हो पाया था, 2-3 तो हो गया। 2-3 तो नहीं हुआ था कि 2-3 तो हुआ था?
सर पूरा पहले क्लास से पहले ट्राई की थी। पहले क्लास से पहले ट्राई किए थे, क्लास पढ़ाने के बाद ट्राई नहीं किए, जबकि 2 क्लास हमारा बंद था बीच में। भगवान भी कभी कभी ऐसे बोल रहे होंगे, हे भगवान, समझ में आ रहा है? Here afterwards I'll be conducting every week I'll be conducting a test for 15 minutes. 15 मिनट का टेस्ट रहेगा हर हफ्ते, टाइम फिक्स कर देंगे at the end of the class. A ball is projected at an angle 60 degree to horizontal with kinetic energy k0. What is potential energy at highest point? कोई बॉल को यहाँ से फेंका गया 60 डिग्री एंगल में, इसका काइनेटिक एनर्जी था k0, गया ऊपर तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और ऐसे पहुंचेगा। पूछा जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तब उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था? अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या था? 0। तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? मालूम नहीं है। अगर यहाँ का काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा तो हम पता कर लेंगे। ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है। 8B 1/2। हाँ 8B जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कितना होगा? 8B काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mu cos थीटा का स्क्वायर। अच्छा, इट इज cos थीटा कितना दिया है? थीटा दिया 60 डिग्री, cos 60 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, सो इट इज कमिंग mu स्क्वायर बाय इसका 1/4, इसका 1/2 मिल के 8। जबकि शुरू में काइनेटिक एनर्जी क्या था? k0, ये क्या था? हाफ mu स्क्वायर, सो इट इज कमिंग आउट टू बी ये काइनेटिक एनर्जी mu स्क्वायर को आप 2k0 को, तो ये हो गया k0/4। तो हाईएस्ट पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी होगा k0/4, बट यू नो एनर्जी इज कंजर्व्ड, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। पहले काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर k0 था, यहाँ पर है k0/4, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू k0 माइनस k0/4 इज 3k0/4। समय घटता जा रहा है, जो लोग सीरियस नहीं होंगे तो I don't want to say anything wrong, but then I say कि success is sure for a sincere seeker। मारो गुरुदेव ऐसे बोले हैं, सिंसियरली करके देखो क्या नहीं होता है, असंभव भी संभव हो जाता है when you do it consistently। कुछ लोग का मानना है कि slow and steady wins the race, सही है, but when it wins the race after a long time, it is much better to be fast and consistent instead of being slow and steady. Remember, because you have got limited time. Next, a particle was projected with speed u at an angle theta to vertical. What is average velocity between instants when its speeds are u/5? अरे कोई पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका गया u स्पीड में, क्या एंगल में? थीटा एंगल में। वो गया ऐसे, आया ऐसे, गिरा ऐसे। बोल रहा है कि जब उसका स्पीड u/5 था, मान लो यहाँ पर कहीं उसका स्पीड u/5 था, ऑब्वियसली बाय सिमेट्री यू नो यहाँ पर भी कहीं u/5 ही रहेगा, यहाँ पर भी स्पीड कहीं u/5 रहेगा। बताओ ये दोनों इंस्टेंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है? अबे ये तो एक छोटा सा प्रोजेक्टाइल मोशन है, एवरेज वेलोसिटी u cos थीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है? जितना यहाँ पर था, तो आंसर क्या हो जाएगा? u cos थीटा। एट एनी हॉरिजॉन्टल लेवल द एवरेज वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक का एवरेज वेलोसिटी u cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक का एवरेज वेलोसिटी u cos थीटा। क्या बात समझ में आ रहा है? सो एट any horizontal level, average velocity is equal to u cos theta. Next, a well of radius 2 meter and depth 20 meter has smooth walls. A ball was thrown from the edge of well
horizontally along a diameter with speed 25 meter per second. It takes several elastic collisions on the walls before falling to bottom. What is the number of collisions made? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगेगा लेकिन समझ जाओगे तो कुछ नहीं है। ये हो गया आपका वेल जिसके अंदर हम कोई बॉल को फेंकने वाले हैं, ये हो गया वेल। ये अरे तू कहाँ है सर? ये हो गया कुआं का कंप्लीट। कोई बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया फ्रॉम द एज। कैसे? ऐसे। क्या स्पीड में? कुछ 25 मीटर पर सेकेंड में। कुआं का रेडियस है 2 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस है 4 मीटर। समझ में आया? देखो जो सिंपल क्वेश्चन है मैं आपको नहीं दिया हूं करने के लिए, वो तो आप बुक में मिल जाएगा आपको। मैं वो सारा कोशिश करवाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें से आपको कुछ कंसेप्ट मिले। आई रिपीटेडली से वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस हियर, वी आर डूइंग सच क्वेश्चंस फ्रॉम व्हिच विल गेन सम नॉलेज। तो ये होगा क्या, ये जो यहाँ से आएगा ये यहाँ से टकराएगा ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे टकराएगा, फिर ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे कुछ गिरेगा, कहीं गिरेगा कहाँ मालूम है, कोने पे गिरेगा, मिडिल में गिरेगा, कहाँ गिरेगा वो हमें मालूम नहीं है। पूछा है कितनी बार टकराव होगा। अच्छा, फॉर वन मोशन, एक बार यहां से यहां तक जाने के लिए उसका रेंज क्या होगा? 4 मीटर रेंज होगा, 4 मीटर है ना। अच्छा, और ये कितना नीचे आएगा वो मालूम नहीं है। ठीक, हम जानते हैं कि ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक आने का, जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ वही टाइम है, यहाँ से यहाँ तक यही टाइम है, हर जगह वही टाइम है, बराबर इंटरवल में वो स्ट्राइक कर रहा है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। तो पहले देखेंगे कि इसको यहाँ से यहाँ तक गिरने के लिए कितना समय लग रहा है। हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग टू कम डाउन? टी, टोटल टाइम ऑफ मोशन इज रूट ओवर ऑफ 2h/g। कैसे सर इतना टकराव हो रहा है? अरे ड्यूरिंग टकराव उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आ रहे हैं एंड दैट इज नॉट अफेक्टिंग द वर्टिकल मोशन पैरामीटर, सो टाइम ऑफ फ्लाइट विल रिमेन सेम। रूट ओवर ऑफ 2h/g, h का वैल्यू दिया है 20 मीटर, तो हो गया 40/g इज 2 सेकेंड्स। टोटल टाइम हो गया 2 सेकेंड्स। एक बार टकराने के लिए कितना समय लगता है? देखो हम बात कर रहे हैं ए से बी तक का मोशन का। यहाँ पर रेंज है कितना? 4 मीटर, और दैट इज अगेन रेंज इज गिवन बाय ux इंटू टी। मान लो कि यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगा है t डैश सेकेंड्स, तो ux इंटू टी डैश। ux कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड में फेंका है, दैट इंटू टी डैश इज 4, मतलब टी डैश हो गया 4/25 और 16/100 और 0.16 सेकेंड्स। तो हर टी डैश सेकेंड के बाद वो टकराएगा, एक बार यहाँ पे, तो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो ऐसे करके। थोड़ा सोचने में गड़बड़ हो गया, क्योंकि जब ये टकराएगा थोड़ा हॉरिजॉन्टल आएगा, ये हॉरिजॉन्टल तो नहीं आएगा। मैं ही बनाया, मैं ही भूल गया, मैं गलत कर दिया हूँ थोड़ा सा। यहाँ हमें मिल गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा बताओ, ड्यूरिंग दिस एंटायर मोशन ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर जब यहाँ से यहाँ पर आया उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, फिर यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ ये सारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मिलके कितना होगा? जितना इसका होना चाहिए हॉरिजॉन्टली थ्रो करने से। आर यू गेटिंग? कोई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, जबरदस्ती झूठ बोलते हो, टीचर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो कोई चीज को हम ऐसे फेंक दिए, अगर यही चीज को मैं किसी दो वाल के बीच में एकोमोडेट करवा देता हूं, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा,
है कि नहीं? फिर ऐसे ऐसे करते 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 नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो व्हाट इज द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, किंतु हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा? इट इज हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। ड्यूरिंग कोलिजन दिया है कि ये मेक्स इलास्टिक कोलिजन्स, मेक्स सेवरल इलास्टिक कोलिजन्स, मतलब स्पीड में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, स्पीड में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज वही होगा 12 हाँ। तो देखना कि हाउ मेनी कोलिजन्स होंगे, तो एक रेंज में कितना दूर जाता है और 4 मीटर जाता है, उसका टोटल रेंज कितना है? टोटल रेंज कितना है? टोटल रेंज कितना होता है? यू नो इट इज 25 इंटू 2, 50 मीटर्स। हर 4 मीटर में एक बार टकराएगा, हर 4 मीटर में एक बार टकराएगा, तो 4 4 4 4 करके इसको 50 मीटर जाना है। कितनी बार टकराएगा? नंबर ऑफ कोलिजन्स इज इक्वल टू हर 4 मीटर में एक बार टकरा रहा है, ये वाला रेंज हर 4 मीटर का कितनी बार टकराएगा? इट इज 50 बाई 4, 12.5, मतलब 12 बार कोलिजन होगा। कितनी बार कोलिजन होगा? 12 टाइम्स, क्योंकि ये बीच में गिरेगा, यहाँ पे कहीं 2 मीटर दूरी पे गिरेगा। सो नंबर ऑफ कोलिजन्स विल बी 12। क्या बात समझ में आया? यस सर। ठीक है। सर वो टोटल रेंज वाला कैसे हो एक बार बता दो। देखो ये जैसे मैं बताया ना अभी, यहां से फेंके मान लो ये ऐसे आके गिर रहा है, वॉल रख देंगे तभी तो उतनी समय के बाद गिरेगा। इज इट नॉट कि आप ये पाथ को ही ऐसे फोल्ड 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 करके इसके अंदर रख दिए, तो मतलब जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गया है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, ये सारे को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा रेंज हो जाएगा। गेटिंग? यस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड बराबर रह रहा है, तो ये जितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जाता था उतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? मैं थोड़ा बताता हूं। सपोज हियर इज ए बॉल, यहां से कोई बॉल को ऐसे फेंका गया, ऐसे ये गया, टकराया, वापस आया, आके ऐसे गिरा। समझ लो, मान लो कि दिया है समथिंग लाइक ये 20 मीटर है, मीटर पर सेकेंड है, और ये एंगल कैलकुलेशन करने के लिए आसान होता है इसलिए 45 डिग्री दे दिया। ये मान लो कि 6 मीटर है। पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इनिशियली एंड फाइनली, और ये दिया है कि स्मूथ वॉल है, और ये दिया है कि ये इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब हुआ जितना स्पीड में मारेगा उतना ही स्पीड में वापस आएगा, जितना एंगल में मारेगा उतने ही एंगल में वापस आएगा। तो सोचो इसको उल्टा खोल के फोल्ड कर देंगे तो ये कंप्लीट ऐसा नहीं हो जाएगा क्या? पाथ विल बी लाइक दिस। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो यहां से यहां तक, ये दैट इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस दिस साइड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? विदाउट कोलिजन रेंज कितना होता? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, 20 का स्क्वायर साइन 90 बाई जी होता 40 मीटर। 6 मीटर में टकरा गया तो बाकी यहां से कितना दूर आएगा? 34 मीटर। आर यू गेटिंग? अगर ये वॉल नहीं होता मेरे भाई, तो थोड़ा मैं फिगर को छोटा करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको समझ में आए। अगर रेंज नहीं कोलिजन नहीं होता तो क्या होता? ये होता, ये ऐसे जाता, थोड़ा मैं इसको यहां पर, कैसे होता ये ऐसे जाता, ऐसे और ऐसे गिरता।
क्या ये ऊपर वाला मोशन और ये इधर वाला मोशन बराबर नहीं है? बराबर है। हाँ, तो अगर ये 6 मीटर है, पूरा 40 है, तो ये कितना है? ऑब्वियसली 34। अब यहां से यहां तक कितना है? 34। तो फिर d कितना हुआ? d हो गया 34 माइनस 6, कितना? 28 मीटर। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से 28 मीटर दूरी पे गिरेगा। थोड़ा ज्यादा टेढ़ा हो गया, उतना टेढ़ा नहीं आता तुम लोग। करते करते बन गया कैसे, कुछ ही रह गया अंदर, मैं रखना नहीं चाहता था। एनीवे, डरना मना है। जिनको डर लग रहा है, काली पहाड़ी के पीछे एक साधु बाबा है, उनका ताबीज ले आओ। क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस सर। जो बताना नहीं चाहता था वो थोड़ा बीच में आ गया। मेडिकल एंट्रेंस में इतना टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चंस नहीं आते, डोंट वरी। ठीक है, ओके, आगे। A car is moving with constant velocity of 5 meters per second. A man in car throws a ball and catches it back after 2 seconds. What is the range of ball as seen by the man on roadside? कोई कार कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, आप कार में जा रहे हो, मान लो सारे दरवाजे बंद है, बढ़िया से स्क्रीन लग गया है और आपको पता नहीं चल रहा है कि कार चल रहा है। जैसे आप ट्रेन के अंदर रहते हो, आपको कहा जाएगा फेंको एक चीज को और पकड़ो। अब जब फेंकोगे और पकड़ोगे तो कैसे फेंकोगे? आगे की तरफ फेंक के पकड़ोगे कि पीछे की तरफ फेंक के पकड़ोगे कि सीधे ऊपर की तरफ फेंक के पकड़ोगे? क्योंकि आपको तो पता नहीं चल रहा है कार चल रहा है, आप सीधे ऊपर फेंकोगे और क्या करोगे? मतलब वो मैन बॉल को फेंका है, कैसे फेंका है? वर्टिकली अप। वो मैन बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका होगा कार में होते हुए, और उसको मालूम नहीं है कि वो नहीं भी फेंकता तब भी बॉल के पास एक वेलोसिटी था जो कार के पास था। और ये बॉल ऊपर गया नीचे आया, वो आदमी को दिखा कि ये बॉल ऊपर गया नीचे आया। प्रैक्टिकली ऐसे हुआ क्या? आदमी बॉल को यहाँ पर फेंका, कुछ यहाँ पर क्या किया, मतलब बॉल प्रैक्टिकली कुछ ऐसे गया होगा और उसके हाथ में गिरा होगा, क्योंकि कार चल रहा था। फेंक दिया तब तक कार आगे निकल गया और बॉल भी आगे निकल गया था। उसको दिख नहीं रहा है, उसको दिख रहा है कि बॉल वर्टिकली ऊपर जा रहा है। कितना दूर जाएगा? बोल रहा है कि बॉल को ऊपर जाके आने के लिए जो टाइम लगता है वो कितना है? यही टाइमिंग है। वो कितना है? 2 सेकेंड्स। तो ध्यान रहे, फॉर द सक्सेसिव प्रोजेक्टाइल मोशन और सब्सिक्वेंट प्रोजेक्टाइल मोशन, सॉरी, फॉर द सब्सिक्वेंट प्रोजेक्टाइल मोशन टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2 सेकेंड्स। ux कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द रेंज as seen by the man on road side? ux into t, which is equal to 10 meters। बाहर वाला आदमी को दिखेगा कि बॉल 10 मीटर जाने के बाद उसने कैच कर लिया, जबकि आदमी को लगेगा बॉल तो सीधा ऊपर गया, मेरे हाथ में गिरा। क्या मैं समझा पाया? आगे, a ball was thrown horizontally with a speed of 10 meter per second from a roof of height 5 meter. The ball will strike ground at what angle to horizontal? क्या एंगल में बॉल ग्राउंड को मारेगा? कोई बॉल को फेंका गया है, वो ग्राउंड पे गिरा है, पूछा बताओ क्या एंगल में गिरेगा, और दिया है कि रूफ का हाइट कितना है? 5 मीटर। क्या स्पीड में फेंका था? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में। क्या? 10 मीटर पर सेकेंड में। क्या आप भी बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं बता सकते? g इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हमें मालूम है। तो u हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 2g हो गया 10, h हो गया 5, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 10√2 मीटर पर सेकेंड। क्या ये v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको मालूम है? हाँ, इसके बराबर है, मतलब v cos 45 इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब हुआ 10√2 cos 45, v cos 45 इज इक्वल टू ux, क्योंकि v का x कंपोनेंट बराबर रहता है, कांस्टेंट रहता है।
10√2 cos 45 इज इक्वल टू 45 कहाँ गया? 45 तो नहीं, थीटा मेरे मन ही मन कैलकुलेट कर दिया। v cos थीटा इज इक्वल टू ux और 10√2 cos थीटा इज इक्वल टू 10। इसका मतलब cos थीटा कितना है? 1/√2 और थीटा कितना है? 45। हुआ क्या? नो कंफ्यूजन, राइट सॉल्यूशन। टेक ए स्प्राइट, ऐसे आता है। समझने पे ज्यादा जोर दो भैया, वीडियो तो पढ़ा रखा लिखने के लिए। तो Vx इज इक्वल टू ux। 15. A man throws a ball with speed 20 meter per second at an angle 30 degree to vertical and runs to catch it again. With what minimum speed he should run? अरे कोई पागल आदमी बॉल तो फेंक दिया 30 डिग्री एंगल में, है ना, और क्या किया? भागने लगा। 20 मीटर पर सेकेंड में फेंक दिया और भागने लगा। कितने जोर से भागेगा कि बॉल को कैच कर पाएगा? अरे जब तक बॉल पहुंचेगा तब तक उसको उसके पास पहुंचना चाहिए। मतलब बॉल को यहां से यहां तक जाने के लिए जितना समय लगता है, ये आदमी को भी उतने ही समय में यहां पर पहुंच जाना जरूरी है बॉल को कैच करने के लिए। मतलब बॉल का रेंज जितना होगा इसका भी रेंज उतना होगा। मतलब बॉल जितने जोर से इधर भाग रहा है, बॉल का ux और मैन का vm हैज टू बी सेम। सो आंसर क्या हो गया? आप कहोगे Vm must be equal to Ux, that is 20 cos 30 and that is equal to 10√3 मीटर पर सेकेंड। आदमी को ये स्पीड में भागना चाहिए, नहीं तो बेचारा बॉल से हाथ धो बैठेगा। समझ में आया क्या? Is it understood? Yes. Next. एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज, बोलो इतने देर में। ओहो, हम बोल। वर्टिकल के साथ 30 डिग्री तो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री दिया है क्या? ओहो, देखा मैं गड़बड़ कर दिया। ये बॉल को फेंका गया है, यही देखना है क्वेश्चन में। 30 डिग्री टू वर्टिकल मतलब ये एंगल है 60 डिग्री। जैसा टीचर वैसे स्टूडेंट, सब हाँ जी करने में उस्ताद है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए? cos 60 और आंसर क्या होना चाहिए? 10 मीटर पर सेकेंड। कोई मेरे को वीडियो पे बदनाम कर रहा है तो मैं तुम लोगों को भी जोड़ दिया, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट, है ना, तो लगेगा कि हाँ चलो ये ग्रुप सही है। चलो नेक्स्ट। 2 balls were projected with same velocity on earth and on moon. Which of the following will be same for both? सेम वेलोसिटी में फेंका गया। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, पहले आप बताना। किसी एक जगह फेंके, बॉल का मोशन ऐसे हुआ। सेम वेलोसिटी में फेंके मतलब u एंड थीटा वे सेम। दूसरे केस में फेंके, ये मोशन कुछ ऐसा हुआ। क्या आप प्रेडिक्ट करके बता सकते हो कि कौन सा है अर्थ के ऊपर, कौन सा है मून के ऊपर? मालूम है कि ऑन अर्थ g ऑन अर्थ इज gm और 6 टाइम्स gm, 6 टाइम्स g ऑन मून। ये आपको मालूम है। मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काफी कम होता है ना। तो कौन सा केस में बॉल जल्दी गिर जाएगा? अरे दोनों का केस में ui तो बराबर है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2ui/g, लेकिन g अर्थ पे ज्यादा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा, जल्दी गिरेगा। मैक्सिमम हाइट होता है ui²/2g, जहां पे g ज्यादा है वहां पर हाइट कम होगा। मतलब यही है अर्थ वाला, ये है मून वाला। रेंज होता है 2uxui,
बाई जी। अब यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि जी जिसमें कम होगा उसमें रेंज ज्यादा होगा, ये मून वाला है। पूछा क्या है, कौन सा चीज दोनों का बराबर होगा? हॉरिजॉन्टल रेंज, नो नो ज्यादा है। मैक्सिमम हाइट, नो ये भी अलग है। मिनिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन, मिनिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन क्या होता है? द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। और चाहे जी कुछ भी हो हाईएस्ट पॉइंट में, तो वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो क्या है? u cos थीटा। और यहाँ पर u cos थीटा। सो मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट हैज टू बी सेम। आंसर इज सी। सर सेम एंगल में प्रोजेक्ट किया, ये भी तो नहीं लिखा है क्वेश्चन में। सेम वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों बराबर है। समझ में आया क्या? यस। हाँ, क्या मेरा ये क्वेश्चन के अंदर जो थीम था वो समझ में आया आपको? यस सर। सब कुछ अलग होने के बावजूद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगा एट द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी कौन सा केस में ज्यादा होगा, मून में कि अर्थ में? सेम, क्योंकि वो u cos थीटा होता है। ये ज्यादा दूर पे गिरा, ज्यादा समय पे भी गिरा, ये जल्दी गिरा, कम दूर पे गिरा। एवरेज वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल एवरेज, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी होता है u cos थीटा, वो भी सेम रहेगा, है ना? अच्छा, नंबर 7, a ball was projected for a maximum range r, 40 overall average velocity। अरे कितना सिंपल है। For maximum range, for r max, थीटा कितना होना चाहिए? थीटा इज 45 डिग्री। और आर मैक्स का वैल्यू कितना होता है? दिया है कि आर वो कितना है? यू स्क्वायर बाई जी। हाँ, तो क्या पूछा है? ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। तो यू कितना हो गया? यू हो गया जी आर का रूट ओवर। ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी was equal to u cos theta। so it is cos theta हो गया 1 by root 2, 1 by root 2 तो हो गया रूट ओवर ऑफ gr by 2, क्योंकि थीटा 45 डिग्री है। क्या बात समझ में आया? यस यस सर। हाँ। For a ground to ground projectile, what is the ratio of time of flight in the upper half part to that of the lower half part of motion? Ground to ground projectile है भैया, ऐसे गया ऐसे गिरा, अपर हाफ पार्ट का टाइम लोअर हाफ पार्ट का टाइम का रेशियो क्या है? You know, this motion is same as a motion like this। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो वर्टिकल मोशन के बराबर है। वर्टिकल मोशन में ये टाइम अगर t1 हुआ, ये टाइम हुआ t2, तो यहां से यहां तक आने के लिए भी t1 लगेगा, यहां से यहां तक आने के लिए भी t1 लगेगा। तो आपको हो गए 2t1 बाई 2t2 इसे में t1 बाई t2, जो कि हम लोग वर्टिकल मोशन में पढ़ चुके थे। क्या था? 1 बाई रूट 2 माइनस 1। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू क्रॉस द अपर हाफ पार्ट टू दैट ऑफ द लोअर हाफ पार्ट। ये t2, ये t2, 2t2, ये t1, ये t1, यहां से यहां तक लगेगा t1, यहां से यहां तक लगेगा t1, यहां से यहां तक लगेगा t2, यहां से यहां तक लगेगा t2। तो टाइम का रेशियो हो गया 2t1 by 2t2। क्या बात समझ में आया? यस सर। आ रहा है ना? देखो भाई, मैं तो पहले भी बता चुका हूं कि मैं ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा दिमाग खुलेगा। फिर तो बुक में तो इजी इजी क्वेश्चन दिया रहेगा, मेडिकल एंट्रेंस में तो और भी इजी क्वेश्चन आते हैं। A ball projected from ground for maximum horizontal range just clears a wall at a distance 4 meter and falls 6 meter beyond the wall. What is the height of the wall? कोई बॉल को प्रोजेक्ट किया गया so as to cover maximum horizontal range, कितना वेलोसिटी में मालूम नहीं, 45 डिग्री में फेंका गया होगा पक्का। तो गया ऐसे करके ऐसे गिरा। क्या हुआ? रास्ते में यहां से 4 मीटर दूरी पे कोई एक वॉल था जिसको जस्ट क्लियर कर गया, और वॉल के बियॉन्ड 6 मीटर दूरी पे गिरा। समझ में आया? तो पूछा है
तो यहाँ से पता क्या चला, r कितना हो गया 6 + 4 10 मीटर। पूछा हाइट ऑफ द वॉल क्या है, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट y व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू x tan थीटा होल इनटू 1 माइनस x/r। वैल्यू डाले, थीटा 45 डिग्री है। कैसे पता चला, क्योंकि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फेंका गया था। tan थीटा इज 1, x इंटू 1 माइनस x/r हो गया ये 10 मीटर। x कितना दिया है 4 मीटर, 4 इंटू 1 माइनस 4/10 इज 0.4 इज 0.6 इंटू 4 इज 2.4 मीटर। सो हाइट ऑफ द वॉल इज 2.4 मीटर। Height of the wall must be 2.4 मीटर। क्या बात समझ में आए? यस। हाँ देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो बन जाएगा। नेक्स्ट, two particles A and B were projected simultaneously. If they strike each other in air after time t, find t. t पता करना है। देखो, इसको वर्टिकली फेंका गया है, इसको कुछ एंगल में फेंका गया है, एंगल दिया नहीं है। थीटा इज नॉट गिवन टू अस, थीटा इज नॉट गिवन टू अस। तो फॉर स्ट्राइकिंग इन एयर आपको मालूम होना चाहिए कि ui विल बी इक्वल टू vy, क्योंकि दोनों बराबर हाइट में एक साथ पहुंचेंगे। दोनों का sy बराबर होगा, थोड़ी देर पहले से डिस्कशन किए थे हम लोग। दोनों का sy बराबर होगा, दोनों का ay बराबर है, दोनों एक समय में एक जगह पहुंचेंगे, टाइम बराबर है, मतलब ui हैज टू बी सेम। मतलब v sin थीटा इज इक्वल टू u। ठीक है, v sin थीटा इज u और sin थीटा इज u by v। सर थीटा तो दिया नहीं है, डोंट वरी, हो जाएगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। थीटा दिया नहीं है, हम लोग खींच खाच के थीटा को भगा देंगे। ये दिया है sin थीटा इज u by v। लुक एट ए ट्रायंगल, ये कोई एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल थीटा है और sin थीटा इज u by v, p/h, मतलब ये क्या है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का रूट ओवर। अच्छा ठीक है, पूछा है कि t सेकेंड के बाद टकराया है, तो t कितना है, उतनी समय में इन t सेकेंड्स, ये a है, ये b है, ये पार्टिकल है, दिख नहीं रहा ये पार्टिकल, चलो ठीक है। इन t सेकेंड्स sx फॉर b कितना है, ये यहां से यहां पर आया, ये है डिस्प्लेसमेंट, उसका x कंपोनेंट इज d। sx फॉर b इज इक्वल टू d, बट sx इज इक्वल टू क्या होता है, ux से t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। क्यों लिखे बार बार, जबकि ax 0 होता है। तो d इज इक्वल टू ux तो निकाल दिए, क्या है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, v cos थीटा इंटू t कितना है, t तो t है, और v cos थीटा कितना है, देखो look at the figure, you will be able to find out what is v cos theta. Yes sir, we know it, how much it is, v cos theta ये स्पीड v है, v cos theta will be v cos theta कितना हो जाएगा, देखो तो रूट ओवर ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो थोड़ा मैं जगह बनाने के लिए इसको यहां लेता हूं। तो फिर यहां से हमें t का वैल्यू मिल गया। क्या मिला t का वैल्यू, t is coming out to be d by v cos theta, that is d by v cos theta हो जाएगा रूट ओवर ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ v स्क्वायर माइनस, तो कितने समय के बाद वो टकराएंगे, आफ्टर अ टाइम d by v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर।
आपको देखना है कि टाइम ऑफ मोशन को कौन कॉन्स्ट्रेंट कर रहा है। बस ये क्वेश्चन का एक आधा पार्ट मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं आपको कहूं कि यहां से कोई चीज u वेलोसिटी में थीटा एंगल में फेंका गया और ये किसी एक वॉल के साथ टकराया जो यहां से d डिस्टेंस में है, तो क्या बता सकते हो कितने समय के बाद टकराएगा? आफ्टर व्हाट टाइम टू स्ट्राइक? अब जो टकराव हो रहा है ऊपर नीचे मोशन नहीं है, यहां से यहां तक का मोशन है, मतलब टकराव होने के लिए Sx क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट क्या होना चाहिए? d, but that is uxt plus half ax t square and that is d, जबकि ax है 0, तो t क्या मिल जाएगा? d by ux, मतलब d by v cos थीटा। कितनी समय के बाद ये वॉल को टकराएगा? t is time of striking wall, कितनी समय के बाद ये टकराएगा। तो कैसे निकालेंगे? उसको d डिस्टेंस जाना है और क्या स्पीड में इधर जा रहा है? v cos थीटा में। u में फेंकें तो u cos थीटा में जा रहा है, तो कितने समय के बाद टकराएगा? जब पहुंचेगा तब टकराएगा। कब पहुंचेगा? Sx is equal to uxt plus half axt square, that should be equal to d। ax तो 0 तो t हो गया d by u cos थीटा। Exactly that I have done here। कब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा? It is d by v cos थीटा। क्या बात समझ में आया? बढ़िया, समझदार बनना पड़ता है, नहीं भी तो समझ में आया बोलना पड़ता है, लोग हंसेंगे। Now look at this question। Three particles ABC were projected from same point at angle 60, 50 and 40 to the horizontal। उनका अलग अलग पाथ दिखाया गया है। Their paths are shown। Choose correct statements। A, B, C। UA is less than UB is equal to UC। क्या बता सकते हो कि ये दोनों B और C को एंगल क्या था भाई? 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। 50 डिग्री में फेंकने से जो रेंज होता है, 40 में फेंकने से वही रेंज होता है। 90 - 50, 40 में फेंको तो वही रेंज होता है। मतलब इन दोनों केस में उसका रेंज बराबर हुआ है। कब होता है? जब दोनों का स्पीड बराबर होगा, स्पीड ऑफ थ्रो। तो UB इज इक्वल टू UC। हाँ, समझ में आया? UB इज इक्वल टू UC, ये बराबर हो। क्या ये UA से ज्यादा है? अब ध्यान से देखा जाए कि B और A दोनों का हाइट बराबर है। दोनों का हाइट बराबर है तो दोनों का UI बराबर है। दोनों का UI बराबर है। A और B का UI बराबर है, जबकि B का UX से ज्यादा है, इसलिए ज्यादा दूर गया है। B का UX A का UX से ज्यादा है। B का UI A का UI के बराबर है। क्यों? हाइट बराबर है। इसका मतलब B का UX और UI का रिजल्टेंट मतलब U is more than U of A। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। सो हम कहेंगे चूज करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो A इज करेक्ट। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं जो चीजें हमें दिख रहा है। हम कहेंगे कि जब दो चीजों को 50 और 40 एंगल में फेंकते हैं सेम रेंज होता है, मतलब UB इज इक्वल टू UC। दोनों का रेंज बराबर हुआ है, एक का 40 दिया है, दूसरे का 50 दिया है। दूसरा है कि UI ऑफ A इज इक्वल टू UI ऑफ B। कैसे पता चला? अरे दोनों का हाइट बराबर दिख रहा है फिगर में, दोनों का मैक्सिमम हाइट बराबर है। जबकि रेंज A का कम है, रेंज होता है UX into T, मतलब दोनों का टाइम ऑफ A एंड टाइम ऑफ B आर सेम। बट रेंज ऑफ A क्या होता है? रेंज ऑफ A होगा UX ऑफ A into टाइम ऑफ A। रेंज ऑफ B UX ऑफ B into टाइम ऑफ B। दोनों का टाइम बराबर है, उसके बावजूद रेंज अलग अलग है। इससे पता चल रहा है कि UX ऑफ B इज मोर देन UX for
का ux ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब दोनों का a और b का uy बराबर होने के बावजूद ux कम है, तो इसका मतलब u ऑफ a इज लेस देन u ऑफ b, b का तो c के बराबर है। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है, मतलब सही हो गया ये। दूसरा TA TB TC को देखो तो TA और TB का टाइम बराबर होगा क्योंकि हाइट बराबर है, नहीं तो TA TB बराबर है, और ज्यादा ऊपर जाके आए हैं, TC तो फटाक से गिर गया, कम ऊपर गया है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। समझ में आया? एवरेज वेलोसिटी ऑफ A एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ B, A का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम था, हम देख चुके हैं, सो ये भी करेक्ट है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ A इज लेस देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ B, दोनों क्या होते हैं? u cos थीटा होते हैं। VA is equal to VB is equal to VC, V is the velocity at the highest point, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी किया जाए तो, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी किया जाए तो देखो u और b दोनों का वेलोसिटी बराबर है, b और c दोनों का वेलोसिटी बराबर है, हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी होता है u cos थीटा, है कि नहीं? अब इसका थीटा कम है, जिसका थीटा कम है उसका u cos थीटा ज्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ c एट द हाईएस्ट पॉइंट इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ b, ठीक है? vc इज मोर देन vb, लेकिन vb का हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी va का हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी के बराबर है क्या? नहीं, दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलग-अलग था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। They were having different horizontal velocities. Velocity at the highest point is same as the horizontal velocity. ओ माथा फट गया सार, ऐसे आया क्या? खिराब दी तनेया, what you say? बुझलो के? तो कुछ तो क्या करो, मेरे को समझ में कैसे आएगा? तेरे को समझ में आया बोल के? हाँ सर, बुझ ली, ठीक। अंडरस्टैंड पूछने से बोलना स्टैंड, स्टैंड सर। हाँ, बुझलो के पहले कौन कहो ताले? देखो बुझेला कि नहीं, कहते कॉम्प्लिकेटेड थिला लॉजिक की नहीं तेरे, सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोग किए नहीं? अब शायद आप लोग थोड़ा बुक से प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर मैं आपको वर्टिकल मोशन पोर्टल मोशन का क्वेश्चन दिया, आप टेस्ट में भी डाल दोगे, टेस्ट भी दे दोगे। तो ये जो मोशन इन 2 डायमेंशन का थ्योरी आपको के साथ न्यूमेरिकल करवाए नहीं, मोशन इन 2 डायमेंशन का थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स फिनिश हियर और नीट जेई की देखोगे तो कितने सारे चीज है, नीट, अरे 3 हो गया क्या? नीट, हाँ चलो ठीक है, जेई के लिए करेंगे तो फिर देखेंगे और बहुत कुछ है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम एनालिसिस, वो सब चीजें भूलना मत। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।